बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आम इंतखाबात 2024 के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आज रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब के बयान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हर रोज़ धांधली के शोर में इजाफा होता चला जाता है और उसके जवाब में जो रद्द अमल आते हैं वो शायद उतने मुनासिब और मुकम्मल नहीं हैं जिससे इस कौम को एतमाद हो इन इंतखाबात पर, इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर। बहुत सारी जमातें सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का आगाज़ कर चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां होने की खबरें और कुछ गिरफ्तारियां करने की कोशिशों की खबरें भी आज सारा दिन मीडिया पर गर्दिश करती रही हैं, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी पाई जाती है। इन इंतखाबात से पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत थी ताकि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब जा सके, मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ बढ़ सके। लेकिन दिन ब दिन जो सूरत हाल पैदा हो रही है उससे बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है। किसी के पास इन तमाम सवालात का जवाब नहीं है जो इन इंतखाबात पर उठाए जा रहे हैं। क्या अदालतों को नोटिस लेना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके सारे मामले को देखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बयान के बाद ये सवाल ज़्यादा जोर पकड़ गया है। लेकिन आज हमने देखा कि एक मुशावरती इजलास हुआ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, जिस पे कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे, इस बयान पे किसी किस्म का कोई नोटिस लेगी। क्योंकि इस बयान में लियाकत अली चट्टा साहब ने चीफ जस्टिस साहब का भी जिक्र किया था और काजी फायजीसा साहब ने कैमरा पे आके उनके तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। इस मुल्क में इल्ज़ाम लगाने का एक कल्चर रहा है। इमरान खान साहब 5 साल लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहे। अब कई सालों से, अब जब से वो हुकूमत से बाहर गए हैं, वो साबिक आर्मी चीफ पे और बाकी लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहे, मौजूदा आर्मी चीफ पे भी वो इल्ज़ाम लगाते रहे। क्या सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? उन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए किसके पास शवाहिद हैं या नहीं है? शाहिद हक़ान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म ने आज कहा कि अजीब इलेक्शन है जिसमें फार्म 45 बाद में बना, 47 पहले बन गया। तो इस तरह के बयानात से इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मज़ीद मशकूक हो रही है। मुल्क मज़ीद बहरानों में जा रहा है। हुकूमत साजी का अमल किसी तातुल का शिकार लगता है। नून लीग की तरफ से खबरें आ रही हैं कि जो सीनियर वज़ीर हैं, रहे हैं माजी के, और जो सीनियर मेंबर्स हैं पार्टी के, वो नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहे हैं कि वो विफाक में हुकूमत ना बनाएं। इन खबरों की वजह से भी गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार पहले ही फैसला कर चुके हैं कि वो विफाक में हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेंगे। अब ये सारी सूरत हाल में क्या ऐसे इक़दामात लेने चाहिए सियासी अशराफिया को, मुल्क में मौजूदा जो निज़ाम है उसको, कि मुल्क किसी इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, मुल्क बेयकीनी की सूरत हाल से निकले? मुल्क में सियासी बहरान को हल करना किसके बस में है? क्या इस्टेब्लिशमेंट अकेली ये बहरान ख़त्म कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट अकेली ये बहरान ख़त्म कर सकती है, या सियासी जमातें मिलकर कोई हल निकाल सकती हैं? बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने, और पाकिस्तान को इन सवालों के जवाब देना इसलिए लाजिम है कि हमारी मुआशी सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है जब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। तो आज के प्रोग्राम में जनाब इन तमाम इशूज़ पे हम बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो एक ट्वीट है माजी में लियाकत अली चट्टा साहब की खिदमात को सराहता हुआ, वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुछ लोग नून लीग के आए थे जो जीते हुए उनके उम्मीदवार हैं पिंडी डिवीज़न से, उन्होंने कहा जी कि इनके ऊपर बड़े करप्शन के चार्जेस रहे हैं। हम उनके बयान के ऊपर ज़्यादा गौर खोज करें। एक उन्होंने वीज़ा भी लगवाया 3 दिन कबल अमेरिका का, लियाकत अली चट्टा साहब ने, वो भी सामने आ गया है। इस बयान की टाइमिंग, इस बयान को जितने ड्रामाई अंदाज में कमिश्नर साहब ने पेश किया मीडिया के सामने, वो जाहिर है बहुत सारे सवालात इस बयान के हवाले से भी हैं। दूसरी बात ये भी है कि इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस है उससे कमिश्नर का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये सारा मामला सिर्फ इतना आसान या सादा नहीं है कि वो आके बयान दे दें कि धांधली हुई है, 70,000 के करीब जो है वो एक एक हलके में जाली वोट डाले गए हैं, लोगों को जितवाया गया है और मुझे फांसी पे लटका दें। इतना काफ़ी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इस निज़ाम को, अदालतों को, सबको मिल के ऐसा क्या हल ढूंढना चाहिए कि जो दिन ब दिन शोर है बढ़ता चला जा रहा है, ये ज़रा कम हो, थमे और पाकिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़े। मेरे साथ पहले हिस्से में मौजूद होंगे जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। आपने जिस तरह से, जिन हालात में अलहदगी इख्तियार की थी जमात से, लगता है कि अब हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद एक सियासी इस्तेहकाम ने आना था, हर तरफ धांधली का शोर है। आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा और उनके बारे में अब जितनी बातें सामने आ रही हैं, उनका एक तो कहा जा रहा है कि रोल नहीं था उनका,
दूसरा कहा जा रहा है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तीसरा कहा जा रहा है कि वो बहुत उन पे करप्शन के चार्जेस थे, चौथी बात ये आ रही है कि उन्होंने अमेरिका का भी वीज़ा लगवाया है, सो वो किसी साजिश का हिस्सा है। किस तरह से देखते हैं आप कमिश्नर रावलपिंडी के इस सारे बयान को और जो हालात बने हुए इलेक्शंस के बाद उनको? देखें तंजीला, ये हमारे यहाँ एक रिवायत है कि जब कोई शख्स कोई बात कहता है तो बजाय इसके कि हम उसकी बात जो उसने की है उसको सबूत की बुनियाद पर उसकी एविडेंशरी वैल्यू के ऊपर जज करें, हम उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। ये हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब कोई बात और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट जो है उसके अगेंस्ट जब बात जा रही हो तो फिर इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। इस वक्त पूरे मुल्क में धांधली का इल्जाम सिर्फ यहाँ पर जो जमातें जो हिस्सा ले रही थी, जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, सिर्फ वो नहीं लगा रहे। और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में बरतानिया की हुकूमत, अमेरिका की हुकूमत, यूरोपीय यूनियन और हत्ता के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के साथ उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर जो मुतनाज़ा इलेक्शंस हुए हैं उनके ऊपर। वो तो जो तो हमारे ये निगरान वजीर आजम है, निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी शफाफ इलेक्शन कराना, और आई नो कि आपके बहुत अच्छे उनसे मरासम रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वो फ़लस्तीन पे तो बोलते नहीं है, हमारे अंदरूनी मामलात पे उनको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देने का शौक है। ये बार तो और एक पोजीशन तो उन्होंने ली है, लेकिन हमें देखना तो ये है ना कि क्या जो गुफ्तगू की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या गुफ्तगू उससे फ़र्क है। आज कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को अगर हम उसी पैराए में लें तो उन्होंने वही बात की है जो कमोबेश बाकी सियासी जमातें करती आ रही हैं, जो कमोबेश मैंने भी बात की है। आज से चंद दिन पहले मैं तलत साहब के शो पर था और वहां पर मैंने कहा कि इस्लामाबाद और पूरी पोठवार रीजन जो है उसके अंदर फॉर्म 45 कुछ और कह रहे हैं और फॉर्म 47 जो है वो कुछ और कह रहे हैं। तो जब सबूत हमारे पास मौजूद है, मैं एक उम्मीदवार था, मेरे पास सबूत मौजूद है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरे मुकाबले में शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो इलेक्शन जीते हुए हैं। नून तो कहीं दौड़ में थी नहीं और पीछे थी, और उनका इलेक्शन जीतना ज़ाहिरी बात है वो खिलाफ कानून भी है और इस एविडेंस के खिलाफ भी है कि जो हमारे पास मौजूद है। तो जब सरेआम इस तरह धांधली हुई है तो हम भी तो गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या हम अपने मामलात को उछाल रहे हैं ज्यादा इसीलिए कि अदालतें भी उसके ऊपर सुने, कोई अदालतें भी अपना रोल प्ले करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई कान धर नहीं रहा और नतीजा इसका ये निकलेगा कि मुल्क एनाकी की तरफ चला जाएगा अच्छा, ये और तो खैर एनाकी की तरफ जाता मुझे नजर आ रहा है। हालात तो नज़र ऐसे ही आ रहे हैं कि मुल्क जो है वो मुश्किल हालात से दो चार होने लगा है। लेकिन आपने भी अदालतों का जिक्र किया, आपके ख्याल में, आपकी राय में इसका कोई कानूनी हल है? यानी कि मुल्क इस वक्त एक नए इलेक्शंस का तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता, 50 अरब रुपए लगे हैं, जो जहां पे झगड़ा है आपको लगता है बस वहीं निपटा दिया जाए तो मामलात सही हो सकते हैं? या नून लीग की तरफ से अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि मियां साहब को उनके जो करीबी साथी हैं वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप भी हुकूमत में ना बैठें, तो आपको लगता है कि पीटीआई को दे दिया जाए मैंडेट जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो वहां पे झगड़ा निमट सकता है? हल क्या है? हल बिल्कुल यही है कि आप ईसीपी इस वक्त जो फॉर्म 45 की जो एविडेंस अवेलेबल है अगर उनके मुताबिक फैसला करे तो उस फैसले में तो जो नशिस्तें जिसकी बनती हैं वो उतनी ही सामने आएंगी ना। पीटीआई वाले भी अगर फॉर्म 45 लेकर आएंगे सामने तो वो फॉर्म 45 कोई आसमान से तो नहीं उतरा होगा। अब अगर मेरे हल्के से फॉर्म 45 सामने आएगा तो मेरे पास भी उसकी कॉपी मौजूद है, मेरे भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद थे। हर हल्के में कमोबेश यही सूरत हाल है। तो अगर हम हल निकालना चाहते हैं तो इसके लिए 72 घंटे से ज्यादा दरकार नहीं है। फॉर्म 45 सामने रखें और जो रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक आए हैं उनको आप नोटिफाई कर दें। जिसको जितनी सीटें मिली हैं उस उन सीटों की बुनियाद पे अगर वो अक्सरियती जमात हैं तो हुकूमत बनाए। ये बहरान का सादा सा हल है। लेकिन हम हुकूमत उनके हवाले नहीं करना चाहते जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जिनको अवाम ने अक्सरियत दी है। एक माइनॉरिटी कोalition बनाने की कोशिश की जा रही है। वो माइनॉरिटी कोalition क्रेडिबिलिटी भी लैक करेगा और उसको वो इस्लाहात और वो रिफॉर्म्स और आईएमएफ के पास जाना, माशी इस्लाहात, ये वो हुकूमत फिर नहीं कर पाएगी। हमें इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, सियासी बेयकीनी ख़त्म हो। माजरत के साथ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले वक्तों में ये बढ़ती चली जाएगी और हमारी मईशत इसका असर लेगी और 25 करोड़ लोग इसकी कीमत अदा करेंगे। जो आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अजीब तरीका हुआ कि फॉर्म 45 जो है वो बाद में बना, 47 पहले बन गया। आपको भी लगता है कि ऐसे ही हुआ है कि फॉर्म 47 पहले बन गया और 45 बाद में बना है? ये तो 2 महीने पहले ही 47 बना कर रखे हुए थे इन्होंने, इसमें क्या शक है?
तो आप जो हैं वो किसी लीगल फोरम पे आप भी जाना पसंद करेंगे? एक सोच विचार आज शाम होती रही कि इस पे आज खुद नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस इस मामले को हल कर सकता है? तंजीला, अदलिया की क्या रेपुटेशन और क्या क्रेडिबिलिटी हमारे मुल्क में रहेगी? क्या यही सुप्रीम कोर्ट इलेक्शनों की जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर मुलविस नहीं थी? क्या एक जमात से जो उनका बल्ले का निशान था वो नहीं लिया गया? क्या इलेक्शन कमीशन इंजीनियरिंग में मुलविस नहीं था? तो सुप्रीम कोर्ट जो इतनी चीजें होती रही उन पे खामोश रही। हिस्सा है बल्कि अदलिया हमारे मुल्क की। 3 सजाएं आखिरी हफ्ते में उन्होंने दी इमरान खान साहब को। क्या साबित करना चाह रहे थे? पूरे का पूरा जो इलेक्शन है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया उसका, खुसूसन खवातीन वोटर्स के हवाले से, जब इद्दत के केस में सजा दी गई। अब ये किस तरह के केस हैं कि इंसान की बात करते हुए शर्म से सर झुक जाता है कि हम अपनी सियासत को किस मुकाम पर ले आए हैं। सो अदलिया तो से उम्मीद नहीं आपको? मुझे तो अदलिया उस शरीके जुर्म है। अदलिया ने फिर किसके पास हल है? जितने इस मुल्क के अंदर हमारे आज मसाइल हैं वो अदलिया के शरीके जुर्म होने की वजह से हैं। क्या उनकी तारीख कोई खुशाइन तारीख है? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को इन्होंने फांसी पे नहीं चढ़ाया? क्या और बेगुनाह लोगों को इन्होंने कोड़े नहीं मारने दिए? फिर उसके बाद इन्होंने जो मुतनाज़ा फैसले देते रहे उस वक्त से लेकर आज तक, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर, पैनामा के अंदर इन्होंने ठीक जजमेंट्स दी थी? उस वक्त भाषण देते थे हमें कि पिटी द नेशन, हैफ है उस कौम के ऊपर, और फिर अपनी दी हुई जजमेंट्स को इन्होंने बदला लिया। तो हम किस अदलिया पे एतबार अच्छा, करें? फिर किसके पास इलाज है? यानी कि जो अभी सियासी अशराफिया है, इंक्लूडिंग आपके जितने भी कुलीग्स हैं, बड़े बड़े दानिशवर हैं सियासी जमातों में, ऐसा तो नहीं है ना कि सारे नालायक हैं, सारे नाअहल हैं। तो क्या सियासी अशराफिया कोई हल निकाल सकती है? क्योंकि हमारा बहरान हर गुजरते दिन के साथ बड़ा हो रहा है, क्रेडिबिलिटी पूरे निजाम की, हर इदारे की जीरो होती चली जा रही है। देखिए, हल इस वजह से नहीं निकल पा रहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क में एक फरीक बनी हुई है। हल अगर सियासतदानों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो निकाल लेंगे, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एक कमीशन बनाना है, जो कमीशन इंक्वायर करे कि हाँ वाकई अगर एक जमात कह रही है कि उसके साथ धांधली हुई है, फॉर्म 45 जो है उनके मुताबिक जीतना किसी और को चाहिए था, जीत कोई और गया, तो ये तो 72 घंटे के अंदर तय की जा सकती हैं चीजें। लेकिन छोड़ें तो सही, उन्होंने तो अभी ये जो चंद दिन पहले पीडीएम 2 का जो वो सामने आया हमारे, वो किस तरह अचानक हो गया? हालांकि बिलावल साहब की अपनी रिजर्वेशंस थी नून के साथ बैठने पर, लेकिन जब पर्ची आई तो सबको बैठना पड़ गया। तो हमारे जो ये फरीक बने हुए हैं इस सारे मामले में, वो जरा साइड पर हों, सियासतदानों के ऊपर ये चीज छोड़ें, सियासतदान फौरन हल निकाल लेंगे। जाहिर है आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपकी नीयत और आपकी जो सोच है उसकी अक्कासी करती हैं। आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे? गंडापुर साहब की जो शख्सियत है, उनकी ज़ात के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन एक मुतनाज़ शख्सियत रही है। जिस तरह की गुफ्तगू वो करते हैं ख़वातीन के बारे में, जो उन पर इल्ज़ामात रहे हैं मुबैना तौर पर। जी, ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स उनकी रही हैं माजी में, ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू रही है वो बड़ी बिलो द बेल्ट उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन हमें देखना ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारी जो ओवरऑल सियासत है वो इशूज से हटकर वो सिर्फ लॉयल्टीज के ऊपर चली गई है कि जमात ये समझती हैं कि जो उनसे ज्यादा लॉयल है उसको हुकूमत में लेके आना चाहिए, उसके हाथ इख्तियारात देने चाहिए, मनसब देने चाहिए। जो एक कॉम्पिटेंस है इंसान की वो मैटर नहीं करती। आप देखिए कि इससे पहले 12 करोड़ का सूबा जो था वो बुज़दार साहब के हवाले किया गया, उनका कोई माजी का तजुर्बा नहीं था। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा, अब सूबा उनके हवाले किया जाएगा, उनका भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो 12 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। आप जिस चैनल में काम कर रही हैं, अगर किसी ने कोई चैनल पहले नहीं चलाया तो क्या उसके अंदर उसको वो सीईओ रखेंगे, तमाम चीजों का मालिक बनाएंगे? कतन नहीं। तो हम 12 करोड़ लोगों के और करोड़ों लोगों के सूबे इस तरह कैसे लोगों के हवाले कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत लोगों के इश्यूज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती नहीं है। हमदर्दी का बयानिया, विक्टिमहुड का बयानिया, किसी को यहाँ पर अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी जाती। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई वजीर आजम इस मुल्क में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। तो फिर हमें इन चीजों पे सोचना तो पड़ेगा कि जब भी कोई अच्छा, बाहर निकलता है अपनी ये मुद्दत जो खत्म होने से पहले, तो वो जाकर कहता है कि मुझे क्यों निकाला, हाँ। विक्टिमहुड का बयानिया लेकर आता है। तो यही हमारी सियासत के अंदर बिगाड़ है कि जिनको दूर करने की जरूरत है। अच्छा, एक और तो हम अब ओदों ऐसी के नहज में ओदों के पहुंच हवाले चुके से हैं तो मुस्तफा कि साहब। जहां ये हमारे जो शीयर ब्लंडर्स हैं हम्म। पिछले 76 सालों के, अब इनका जो वजन है वो इतना बढ़ गया है कि अब रियासत के सतूनों के अंदर वो वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। नहीं, हम हमने तो एनार्की की तरफ इमरान बढ़ रहे खान हैं। साहब को पूरा मुल्क दे दिया था। वो जो ओहदों के ऊपर बात है वो तो जाहिरी बात है, सारी दुनिया में लोग, इसी ट्रंप आए थे, लोग अपनी
ज़ाती ज़िंदगी में कुछ और कर रहे होते हैं, सियासी और अवामी ज़िंदगी में आके कुछ और करते हैं। उस बहस में नहीं मैं पढ़ती हूँ। आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, आप उसका पार्ट थे, जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान था। एक तो उस पर यह भी शुबा था कि शायद वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च्ड एक प्लेटफॉर्म था जो चल नहीं पाया। लेकिन एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उस इनिशिएटिव के तहत या जो आपकी अपनी एक सियासी सोच और हैसियत है और आपके ज़ाहिर ख़ानदान की एक हैसियत है, आपके रवाबत हैं अपने, आप सेनेटर रहे हैं, आपको लगता है कि यू कैन प्ले एनी रोल कि ये जो सारा मेस है इसमें से कोई वे फॉरवर्ड निकले? क्योंकि शायद खान अब्बासी साहब बहुत अरसे से कह रहे हैं एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लें। हम मजीद गलतियां करते जा रहे हैं, माजी की गलतियों को तो चलें छोड़ें, अब ये जो इलेक्शन में ही गलती हो गई है, कहीं तो हुआ है कुछ गलत कि सारे लोग शोर मचा रहे हैं, तो कैसे निकले इसमें से? देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि क्या हमने री इमेजिनिंग एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे शुरू किया, तो उसमें हमारी तकारीर ऑन रिकॉर्ड है, हमारी पोजीशन ऑन रिकॉर्ड है कि जिसमें हम यही बात कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट के रोल को अब खत्म करना पड़ेगा। हमारा तो नुक्ता आगाज ही इसी चीज से था। तो एस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसी चीज को क्यों प्रमोट करेगी जो उन्हीं के रोल के खिलाफ बात करे। हमने पहला अपना सेमिनार उसका आगाज ही क्वेटा से किया, दूसरा पेशावर में किया, और हम हर जगह हमने यही गुफ्तगू की कि जो पाकिस्तान का बुनियादी तजाद है उसको हमें दूर करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। हम आज तक इस बहस को हल नहीं कर सके, और इस तरह तो किराने की दुकान नहीं चलती जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको मिनिमाइज करना होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उनका रोल है सिर्फ वही अदा करने पर राजी करना होगा, और जब तक वो राजी नहीं होंगे ये मुल्क नहीं चल पाएगा। अभी ठीक, हालत आपके सामने है। बहुत शुक्रिया जहां तक बात जी, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे मुस्तफा, बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं बस आखिर में यही कहना चाह रहा था कि हम अनफॉर्चुनेटली अब जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम सबको अपनी गलतियां भी तस्लीम करनी पड़ेंगी, एस्टेब्लिशमेंट को वापस भी जाना पड़ेगा, अदलिया को अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी, सियासतदानों को भी, और फिर हम इस मुल्क को किसी मुकाम पर लेके जा सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली आगे मुझे तो सिर्फ एनाकी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। शामिल करते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यही सवालात जो मुस्तफा नवाज साहब भी उठा रहे थे, इन सवालों को लेके जाएंगे सेनेटर शहरी रहमान साहिबा के पास। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान। शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान में हर तरफ धांधली का शोर है। पाकिस्तान के इंतखाबात से जो तवक्को थी, जो नतीजा चाहिए था आवाम को सियासी इस्तेहकाम का, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपके ख्याल में ये जो धांधली का शोर है, ये जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, ये वाकई धांधली हुई है इतनी ज्यादा? और आज रावलपिंडी के कमिश्नर के बयान को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, पहले तो तंजीला में आपसे ये कमिश्नर का बयान क्योंकि करंट चल रहा था, इन्होंने देखिए इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर होना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन और आई थिंक वो अनाउंस भी हो गए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया, फिर शवाहिद पेश क्यों नहीं किए फौरी तौर पर, क्योंकि उनको पता है कि किस लेवल के उनके इल्ज़ामात हैं और आप कितनी कंस्टिट्यूंसीज को इन प्ले फिर से कर रहे हैं। तो ही इज़ मतलब मुझे नहीं समझ आई ये बात कि उन्होंने इस वक्त ये बात की, और कि मुझे काफ़ी ड्रामाई अंदाज में कि मुझे फांसी लगा दें। फांसियों के तो हम वैसे ही वो नहीं हैं, मुखालिफ हैं सर, मतलब चौराहे में ये सियासी बातें ना करें, अपना रोल ज़रा बयान करें। एक तो आरओ का रोल होता है, इनका तो होता नहीं है। ये कर क्या रहे थे इलेक्शन में कि इनका रोल किरदार बनता था, और मेरे ख्याल में उनकी मुद्दत मुलाजमत भी थोड़ी सी नज़दीक आ रही है अख्तिताम पर। तो बेशक वो इन्वेस्टिगेशन तो होना ही पड़ेगा क्योंकि दीज आर सीरियस एलिगेशंस। लेकिन मुझे ज़रा टाइमिंग पे ये सवालिया निशान भी उठता है, और इसका कि कहना कि जी मैं सोशल मीडिया के प्रेशर में आके ये कह रहा हूँ, तो ये क्या बात होती है? मतलब सोशल मीडिया पे आप कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को भी इस दायरे में इंक्लूड किया, इल्ज़ामात के दायरे में, जो मुझे बहुत अजीब लगी बात। और फिर इत्तला आई कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लेकर खुद कैमरे पे जवाब दिया है, और उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया कि ये कौन सी बात है कि वो आप शवाहिद लेके, अब वो कमिश्नर रहे हैं तो उनके पास शवाहिद होंगे, तो उन्होंने पेश क्यों नहीं किए? ये मुबहिम सिचुएशन क्यों छोड़ दी?
और तो हमें आपको भी लगता है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ात पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं, कोई ऐसे मकासद हैं जो जिस पे आपको लगता है कि कुछ शुबा मौजूद है? मुझे तो लग रहा है जी। लेकिन लेकिन बयान ऐसा ही है जैसे बयानात बहुत सारे लोग और दे रहे हैं। एक पूरी जमात सरापा एहतजाज है, कुछ जगहों पे आपकी अपनी जमात सरापा एहतजाज है। तो आपको नहीं लगता कि नहीं देखिए, लीविंग असाइड के वो क्या हैं, कैसे हैं, करप्ट हैं, नहीं हाँ, हैं? नहीं, नहीं, मैं इस पे मैं उनके किरदार कुशी किसी की नहीं कर रही, हुँ, हुँ। या उस पे, मगर सवाल तो उठा है जिस तरह इन्होंने किया है ये, ठीक है जी। और हमारी जमात ने बिल्कुल, मगर हमारी जमात सरापा एहतजाज इस तरह धरना और डंडाबाजी नहीं कर रही है, सिस्टम को मतलब इस्तेकाम का फुकदान में, वैक्यूम में नहीं डाल रही है, किसी भंवर में नहीं। हाँ, सियासी उबाल आ रहा है, हम उसका हिस्सा नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेकाम दें। और हर दफ़ा हमें तंजीला, ये तो आपको याद है 2013 का इलेक्शन तो हमने आरओ इलेक्शन कहा था, बिल्कुल करार ऐसे दिया ही। था, बाकायदा वाइट पेपर इशू हुए थे। उससे पहले मैंने खुद वाइट पेपर इतना मोटा तैयार किया था। देखिए, बेज़ाब्तियाँ होती हैं, और इलेक्शन इतना बड़ा होता है, जनरल प्रोविंशियल, इसमें होती हैं बेज़ाब्तियाँ। आप ट्राइब्यूनल्स पे ले जाएं फौरी तौर पर ये सारे। अच्छा, पिछले हमने आरटीएस वाला कहा था, मगर हमने कहा फिर भी दूसरा इलेक्शन अब नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी तवील एक्सरसाइज होती जी, है मैं जिसमें इसी हर तरफ आ किस्म रही थी के। कि अब हर तरफ से ऐसी आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए दोबारा। आपको लगता है 50 अरब रुपए की लागत आई है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, और फिर मतलब पूरी कौम 50 का अरब क्या कसूर तंजीला, है? तो पंजाब 50 अरब, ये मुल्क का क्या कसूर है? और उसमें आपने ये जो आपके पास और है नहीं अभी, आपका अप्रैल में फिर नहीं तो डिफॉल्ट होने, फिर आप उस अब तब पर खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि दहशत गर्दी में काफी लोग इसमें हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं। आप इतना लाइटली एक जनरल इलेक्शन को ना लें कि उठ के मुझे रिजल्ट्स पसंद नहीं आए से अगर मुझे 10%, मैंने तो खुद लाहौर की कंस्टिट्यूंसी, चेयरमैन बिलावल की कंस्टिट्यूंसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम्म। लेकिन एक तरीका होता है कि जी हम ये सवाल उठा रहे हैं, प्लीज इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर नोटिस ले ले। जो इंतखाबी अमल के बाद नताइज और जितना मैंडेट जिस तरह से डिवाइडेड आया है, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, मान लें आप भी, नून लीग भी, आपको लगता है कि मैंडेट मानते हुए आज़ाद उम्मीदवारों को हक देना चाहिए कि वो हुकूमत साजी करें, रिजर्व सीट्स का मामला अदालतें हल करें, तो क्या मैं नून इस्तेकाम की की तरफ जा सकते हैं हम? जी, मैं नून लीग की तर्जुमानी नहीं कर रही हूँ तंजीला। वो उनका उनको उनका मौक़िफ़ उनका है। हमने ज़रूर ये कहा था कि भाई हम तो, हमारा ये मैंडेट है। इसमें हमने बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज में सवाल उठाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को मुंतशिर करना चाहते हैं और कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। अब बात सिंपल सी है कि हमारे 54 सीटों की बुनियाद पर हम, ठीक है, हमारे पास एक वो है ब्लॉक, जी। बड़ा ब्लॉक है, और पूरे मुल्क में फेडरल पार्टी की तरह हम इमर्ज हुए हैं। हर जगह हमारी नुमाइंदगी है, कहीं कम कहीं ज्यादा। दो सूबों में हम वी आर इन पोजीशन टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन देखिए, सिंपल सी बात है, हमने कहा कि अब आप, ये ब्लॉक हमारा है, ठीक है, आप हमें किंग मेकर कह रहे हैं क्योंकि हमारे बगैर, इस ब्लॉक के बगैर कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है हुकूमत साजी का अमल में। तो आप, एवरीबडीज, हम, हमारे दरवाजे खुले, मुस्तकिल रहते हैं, पार्लियामान में तो ख़ास तौर पे सही। रहते हैं। आप कानून साजी के लिए रहते हैं, हर चीज़ के लिए। तो मैंडेट जिसका भी है वो आप हमारे पास आए, तो नून हमारे पास आए, हमने उनके साथ अपनी अच्छा, मैंने आपसे जो पूछना है सारी। कि ये मामलात कहाँ तक पहुंचे। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हुकूमत साजी किस नहज तक जा चुकी है, कितने फैसले हो चुके हैं, वो भी जानेंगे, और जो लार्जर पिक्चर है इस मुल्क को बहरान से निकालने की, उसके लिए वो क्या हल तजवीज़ करती हैं, वो भी पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी, और हम बात कर रहे हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से। शहरी रहमान साहिबा, आप ब्रेक पर जाते हुए कह रही थी कि नून लीग आपके पास आई है, ज़ाहिर उन्होंने आपको दावत दी है। हुकूमत साजी के मामलात में जो ताख़ीर है, इसकी कोई वजह आप हमें बता सकती हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स हुकूमत साजी लास्ट टाइम भी आपको याद है, कोई एकदम ओवरनाइट नहीं हुई थी, काफ़ी दिन लगे थे काबीना बनने में। नेशनल असेंबली पहले कॉल होती है, फिर प्राइम मिनिस्टर का एक मेजॉरिटी वोट होता है। तो ये क्योंकि मैंडेट जिस तरह आया है, उसके हवाले से तो इतना टाइम तो लगना होता है।
ताख़ीर होती है, लोग अपनी अपनी, मगर ये नहीं होना चाहिए कि जी बस आप मैं नहीं बनी तो कोई नहीं बन सकता, ये नहीं होना चाहिए। माय वे और द हाईवे वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा मुल्क का सोचें, ऐसा पाकिस्तान है तो हम हैं, इसको हमने मुस्तहकम करना है। ये बहुत डेलिकेट वक्त है और ऐसे नहज पे खड़े होके आप मुल्क को घिराव जलाव में मत डालें, मेरी तो ये गुजारिश होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा शायद था, अभी हम मुस्तफ़ा नवाज साहब से भी बात कर रहे थे और बहुत सारे लोगों के आप भी तबसरे तजिए सुन रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल, क्योंकि जाहिर है पीटीआई को सड़कों पर एहतजाज करना पसंद है, उन्होंने बहुत अरसा यही काम किया है, पकड़ धकड़ करने की इंतजामिया कोशिश करेगी, लड़ाई होगी और बाकी अनरेस्ट बढ़ेगा। इसमें से निकलने का क्या तरीका है आपके ख्याल में? जी जी, निकलने का बहुत क्लियर आईनी तरीका है जी, कि आप जैसे हमने कहा कि हमें बहुत सारे सवाल उठते हैं हर दफ़ा, लेकिन हम पाकिस्तान खप्पे करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद सवाल उठते हैं। हमारे लिए तो, हमारे साथ तो बहुत धांधली हुई थी 2002 में, बहुत इलेक्शन हमने फेस किए, लेकिन ये नहीं किया हमने कि बस अगर मैं नहीं बन सकती, मैं हूं तो कोई, ये वाली सियासत एब्सोल्यूटिज्म की खत्म हो जी, कि मैं नहीं हूं तो कोई नहीं हो सकता। ये वाली अच्छा, सियासत नहीं सेनेटर होनी साहिबा, कुछ चाहिए। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग से नवाज शरीफ साहब को ऐसे मशवरे मिल रहे हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ पंजाब में बनानी चाहिए। उस सूरत में जाहिर है दूसरे नंबर पे जो जमात जिसके पास नशिस्तें हैं वो आप हैं, पीपल्स पार्टी का क्या लाएमल होगा? आपको लगता है कि पीटीआई के साथ भी आप इत्तेहाद कर सकते हैं, उनको सिस्टम में वापस लाने के लिए जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि असल मसला तो यही है कि पीटीआई हर दफा छलांग लगा के सिस्टम से बाहर चली जाती है। जी जी, आपने खुद ही कूजे में उसको कर दिया, सारा जमा कर दिया। बात यह है कि देखिए, पीटीआई सुबह कुछ मच्योर हो जाएं, कुछ तारीख से सीखें, कुछ तजुर्बे से सीखें, कुछ हमसे सीखें, जो मच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो कह रही हैं कि भाई आप सिरात मुस्तकीम पे रहें। इस वक्त अगर मेरा भी कोई डैमेज हुआ है तो मैं वो अब्जॉर्ब कर रही हूँ, करना पड़ता है सियासत में। और आपका अगर मैंडेट है, आपके इतने सीटें आई हैं, आप पार्लियामान में पहुंचे, आप पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रोच आपने एक दफा नहीं किया। सुबह आप कुछ कहते हैं, दोपहर में और शाम को 3 अलग अलग इनके स्टेटमेंट्स आते हैं, धड़े इनके बन जाते हैं। देखिए, हमने मज़ामती सियासत की है, लेकिन एक हद तक आप खड़े हो जाते हैं बस ये लेके कि बस अब हम हैं और कोई नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे। और जरदारी साहब के लिए हमने इसलिए उनका सदारत का उनका नाम दिया सदर के लिए, उस ओहदे के लिए, और पार्लिमानी ओहदे इसलिए मांगे कि पार्लियामान को फाल करना है। और वो एक वैसा मंबा होता है, ऐसी जगह स्पेस होती है जहां हर किस्म के सियासी हरीफ एक दूसरे से मिल बैठ के कानून साजी कर सकते हैं, जो मुस्बत होती है, जो मुल्क के मफाद में होती है, जिसमें शराकत दारी होती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे दौर में पूरा पूरा पार्लियामान एक साथ लेके चला लेकिन जाता था जी। आप एक तरफ ये कहती हैं कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, ज़ाहिर नजर आ रहा है, कोई भी शख्स पेश गोई कर सकता है कि कितना सियासत में इस्तेहकाम होने वाला है। उसमें हुकूमत का हिस्सा बनने में, यानी कि काबीना में शामिल होने से आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल करते? जिन मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है मुल्क को, वो आप और नून लीग मिलकर क्यों नहीं लेते, अगर वो फैसले इतने ज़रूरी और लाजिम हैं? क्योंकि तंजीला, हमें अपनी भी कुछ तरजीहात देखनी है। हमने दी लास्ट टाइम कुर्बानी, और हम थे काबीना में, जो भी हैं हमने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फैसले किए हैं। हम एक सबसे गुफ्तो शनीद और बाइज्जत बात करते हैं और करना चाहेंगे हमेशा। इस किसी को हमने किसी दायरे से निकाला नहीं है। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, डेमोक्रेटिक मैच्योर पॉलिटिक्स करते हैं। फिर उसमें आप देख लें कि हमने सोचा है कि देखिए, हमारी शोइंग इस दफ़ा डिस्पाइट रिगिंग वगैरह, मैं तो लाहौर में थी, मुझसे पूछें क्या क्या नहीं हुआ है। आगे जाके आप देखें कि हमें सूबों में काम करना है, ग्रास रूट्स पे हमें काम करना है। दो सूबों में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए, बाकी में वी नीड टू इम्प्रूव। हमें वापस अपनी जो सियासी साख है पूरे वफाक में, हम एक सूबे की या 2 सूबे की तो जमात नहीं है। इस दफा भी हमारी शोइंग हर दफा मरकज में आई है, हर सूबे में, और किसी जमात की नहीं आई। अच्छा शहरी साहब, मैं दो चीजें आपसे क्विकली पूछना चाह रही हूँ, अगर जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, वक्त क्योंकि कम है। एक तो नहीं देती आप इतनी तेजी में तंजीला। नहीं, मैं मौका दे रही हूँ। एक तो जीडीए ने जो एहतजाजी धरना शुरू किया हुआ है सिंध में, उसका बता दें। जी, जीडीए का एहतजाजी धरना और मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस। पता नहीं जी, मौलाना साहब तो कोई ऐसे मिस्कीन सियासतदान तो है नहीं। वो हर मतलब
फैसले में हिस्सेदार थे, तो अब वो जिधर डीजल डालना चाहे उनकी मर्जी है, उनको कौन रोक सकता है। और उनके क्या इस वक्त मुतालबात हैं, मैं इस पे प्रिवी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन वो हर फैसले में शरीक थे। वो पीडीएम के सदर थे, हम तो पीडीएम से निकल पड़े थे, आपको याद होगा जी कि ये हमारे, इसीलिए हम इन्हीं वजूहात की वजह से हम, चलिए हमने उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था, हुकूमत ले ली, मुश्किल फैसले कर लिए। अब हमारी सोच ये है कि हम सूबों में ग्रास रूट्स में काम करें, इसलिए हमारी जो मज़ाकराती कमेटी है वो भी प्रोविंशियल नौयत की है, और बेहतर ये होगा कि नून लीग अपने मैंडेट के मुताबिक करे, और जो भी करना चाहे। हम इस वक्त ब्लैकमेल किसी को नहीं करेंगे, हम ज़रूर बार्गेन करेंगे। ये नहीं होगा कि हम रोज़ रग खींच रहे हैं आपके हुकूमत के नीचे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप शराकत दारी से काम करें। कानून साजी हमें सुबह सुबह मिलनी नहीं चाहिए कि जी ये हो रहा है हमारे नाम में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम शहबाज शरीफ साहब का नाम है, वो एक बहुत सबको साथ लेके चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं। उनके साथ तो ज़ाती एक्सपीरियंस काफ़ी सबका अच्छा ही रहा है, एंड इंशाल्लाह कोई रास्ते निकलेंगे। लेकिन अब अगर उनकी टीम कहती है कि हमें भी बाहर बैठना है, तो वो तो उनकी सवाबदीद है। हमने तो ऑफर किया कि जो जिसका भी नंबर्स हैं, जिनकी मैंडेट है, हम उसको मुस्तहकम करते हैं, हम माइनॉरिटी मैंडेट के साथ नहीं ले सकते। जबकि सीसी ने कहा था कि बिलावल साहब ले लें, बट ही सेड कि मैं, देखिए, मैं सामने बैठूं और मेरे वोट कम हो पीछे जो बैठे हैं उनसे, तो ये तो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हर चीज का वक्त होता है। जी, थैंक यू वेरी मच सेनेटर शहरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन पार्लिमानी ओहदे चाहती है, और शहबाज शरीफ साहब के साथ इनका वर्किंग रिलेशनशिप भी ठीक है। देखते हैं इस सारी सूरत हाल से क्या रास्ता निकलता है। सेनेटर साहिबा को लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद है। आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।